नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस प्री जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो यूपी पीसीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे, आप जा करके उसे देख लीजिए। तो देखिए, इस टेस्ट में हम कुल 30 प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि जीएस के सभी विषयों से आते हैं और बहुत ही उच्च क्वालिटी का पेपर बनाने का, और ये भी हमारा प्रयास रहता है कि आयोग के ही तरह का जो वास्तविक परीक्षा होती है उसी तरह के प्रश्न जो है हम इसमें शामिल करें, और इसलिए आपको इसे पूरी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो एक पेज ले लीजिए, उस पर 1 से 30 तक नंबर लिख लीजिए, और जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं आप उत्तर दे रहे हैं तो कमेंट में भी और उस पर भी लिखते हुए चलिए। थोड़ा स्पीड हमें तेज रखनी है कि वीडियो की साइज ना बड़ी हो जाए, तो इसलिए अगर आपको समय की कमी लगे तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए। फायान, हेनसांग, इत्सिंग, कासमास। इनके भारत आने का सही क्रम कौन सा है? निश्चित रूप से मुश्किल प्रश्न है ना। 1 2 3 4, 2 4 3 1, 1 4 2 3, 4 3 2 1। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले फायान आया, उसके बाद कौन आया? कासमास आया, उसके बाद कौन आया? तो हेनसांग आया, उसके बाद कौन आया? इत्सिंग आया। तो इसका उत्तर है सी। आइए देखते हैं। ठीक है, तो फायान कब आया, कासमास कब आया, हेनसांग और इत्सिंग। तो सही विकल्प सी है इसका। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन निम्नलिखित इमारतों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मोठ की मस्जिद। इनमें से कौन सी इमारतें दिल्ली में स्थित होने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई हैं? केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 3 व 4 और डी सभी। तो देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, और ये चारों जो इमारतें हैं वो दिल्ली में ही स्थित हैं, और इसलिए इसका उत्तर है बी। आइए देखते हैं। तो बी इसका उत्तर है। सभी इमारतें दिल्ली में स्थित हैं। इनमें से कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने तथा मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां बुआ ने करवाया था, और इसलिए विकल्प भी सही है। सल्तनत कालीन इमारतें, शासक स्थान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेजली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कार्नवालिस। के अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो केवल 1, केवल 2 और 3, 1 व 3, 1 2 व 3 ये पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेलेजली नहीं था। इस समय कौन था? तो इस समय वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो ये गलत है, और इसलिए 1 और 3 का सुमेलन सही है, और इसलिए सी तीसरे का उत्तर है। आइए देखें। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767 से 69 तक। लॉर्ड वेरेलस्ट ये बंगाल का गवर्नर था। यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि चूंकि ये प्रश्न बना दिया गया, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, बना दिया गया, और इसलिए लॉर्ड वेरेलस्ट को हम यहां लिखते हैं। नहीं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के भारत में आने से पूर्व
जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, यानी मद्रास, बंबई और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र रूप से एक समान ताकत का निर्वहन करती थी, सबके पास समान ताकत थी। तो भारत में कोई जो है अथॉरिटी नहीं थी, और इसलिए ये पूछा जाना कि कौन था, ये पूछा जाता तो इसका बहुत औचित्य नहीं है। लेकिन चूंकि वही परंपरा निकली, वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जिसको के नीचे मद्रास और बंबई को बताया गया। इससे पहले मद्रास और बंबई बंगाल के नीचे नहीं होते थे, लगभग बराबर ही होते थे। ठीक है, तो खैर लॉर्ड वेरेलेस्ट उस समय था। मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ, हैदर अली ने बुरी तरह अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला, वारेन हेस्टिंग इस समय था। मंगलौर की संधि हुई 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला, कार्नावालिस था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, टीपू की ताकत को खत्म कर दिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बेले जली ने तय किया कि टीपू को मारना है, और 1799 में टीपू को मार दिया गया। अगला, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कांग्रेस के बारे में उपयुक्त टिप्पणी की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अश्विन कुमार दत्त। ABCD, जल्दी से उत्तर बाल गंगाधर तिलक। चौथे का हमारा उत्तर है B। आइए व्याख्या देखें। तो कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी जो बहुत लोगों ने किया है, पूछा जा सकता है, एक बार देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस को लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, कमेंट करके उसका नाम बताइए। और लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। और इसी तरह से और लोग। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जियोग्राफी के प्रश्न पर हम आ गए। टिहरी बांध भागीरथी नदी, तिलैया बांध बरकार नदी, हीराकुंड बांध महानदी, अलम मट्टी बांध गोदावरी। ABCD। तो देखिए, ये अलमट्टी बांध गोदावरी नदी पर नहीं है, बल्कि कृष्णा नदी पर है। और देख लेते हैं इसको। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, तिलैया बांध झारखंड में बराकर नदी पर, हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर, अलमपट्टी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहां दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु किस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है? वह है पूर्व का मोती, ईश्वर का देश, सुंदर भारत, अतुल्य भारत। कुल मिलाकर के पर्यटन के लिए भारत कौन से टैगलाइन का प्रयोग करता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ABCD, निश्चित रूप से इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत इसका उत्तर है। तो 6 का हमारा उत्तर है D। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में लिखा है ज्वालामुखी का नाम, और सूची 2 में दिया है देश या क्षेत्र जहां पर वो ज्वालामुखी स्थित है। तो कोटोपैक्सी इटली, मोना लोआ हवाई द्वीप, माउंट एटना इंडोनेशिया, काकराताओ इक्वाडोर। तो इसका उत्तर जो है बताना है। तो देखिए, A का 4 कोटोपैक्सी इक्वाडोर, B का 2 मोना लोआ हवाई द्वीप, C का 1 माउंट एटना इटली, और D का 3 इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर A है। आइए देखें। तो A इसका उत्तर है। तो विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी स्थिति इस प्रकार से है। तो नाम देश, नाम देश। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक कथन और उसका कारण दिया गया है। कथन है, केचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। कारण, ये मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। जल्दी से बताइए 8वें का।
तो देखिए, ये मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इसी कारण केंचुओं को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर और किसानों का मित्र कहा जाता है। आइए देखें, तो ये इसका जो है उत्तर होगा। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या ए है, तो इसीलिए ये कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की नियुक्ति हुई। इनकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अब अनुच्छेद पूछ लिया गया, इतना घुमा करके इनको पूछना केवल अनुच्छेद है। तो 148 से लेके 151 तक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा गया है, और इसलिए सी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो सारी बातें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में लिखी गई है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। और ये कैग जो है भारत सरकार के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 151। इसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होती है, और इसको उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये फैक्ट बहुत जरूरी है कि गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक ने यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके राजनीतिक जुड़ाव न हो तथा वह हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में सक्रिय न रहा हो? राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में। ABCD जल्दी से बताइए। अगर आप दिमाग लगा लिए हो तो सरकारी आयोग से बहुत प्रश्न पूछा गया, और निश्चित रूप से B, 10वें का हमारा उत्तर B है। आइए देखें, तो जून 1983 में इस आयोग का गठन हुआ था, और इसी ने ये बात कही थी। तो केंद्र राज्य संबंधों पर ये बनाया गया था आयोग, और इसी ने ये बात कही थी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने की थी। प्रकृति में द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसमें से क्या गलत है, यही पूछा जा रहा है। तो प्रकृति में द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस है, ये गलत है। ठीक है, तो पहले तो ग्रीन हाउस गैस क्या है उसके बारे में बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण व उत्सर्जन करती हैं, और वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC तथा नाइट्रस ऑक्साइड। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो C। 12वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चमोली के रैडी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। तो एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक व दो दोनों सही है, एक व दो दोनों गलत है। जल्दी से बताइए। उत्तर इसका देखिए B है, एक गलत है और दो सही है। आइए देखें।
तो वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चलाए गए चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे, न कि सुंदरलाल बहुगुणा थे। हालांकि इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है। वर्ष 1974 में चमोली के जोशीमठ के रैडी गांव में वन विभाग ने लगभग 600 हेक्टेयर जंगल नीलाम कर दिया तथा जिसके विरोध में हजारों महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया था। अतः कथन 1 गलत व कथन 2 सही है। अगला, भारत की 15वीं जनगणना के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, केवल नागालैंड राज्य ने इस मामले में ऋणात्मक विकास दर्ज किया, यानी 15वीं जनगणना के अनुसार। तो इनमें से कौन सा से कथन सही है? तो ध्यान रखिए, सही कथन पूछा जा रहा है। तो विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं, ये सही है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, निश्चित रूप से ये भी सही है। सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, केवल नागालैंड राज्य ने इस मामले में ऋणात्मक विकास दर्ज किया, तो ये भी सही है, यानी 13 का हमारा उत्तर है डी। आइए देखते हैं। ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल दुनिया का 2.4% और जनसंख्या 17.5% है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 16% लोग रहते हैं यहाँ देश की जनसंख्या का, और एकमात्र राज्य नागालैंड रहा जहां ऋणात्मक विकास दर्ज किया गया, इसलिए 3 भी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 1981-91 के दौरान सर्वाधिक थी और 1971-81 के दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। इनमें से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर बताइए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, केवल 2। 1971-81 के दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। आइए देखें। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 1981-91 के बीच 25.5% थी, वहीं 1991-2000 में 25.85% थी। स्पष्ट है कि कथन 1 सही नहीं है। ठीक है। अब 1971-81 के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% रही थी, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 24.60% रही थी। अतः कथन 2 सही है। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि इस दशक के बाद से, यानी कि 1971-81 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही है, लगातार अधिक ही बनी हुई है 71-81 से लेकर उसके बाद तक। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला, नींबू का डाइबैक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से लगता है? कॉपर, बोरान, जस्ता, मालिक ब्लेडन। जल्दी बताइए, ABCD। तो ये लगता है कॉपर, CU, नींबू का डाइबैक रोग। ठीक है, तो नींबू में डाइबैक रोग कॉपर, CU की कमी से लगता है। तो फसलों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, यहाँ उत्पन्न रोग, उसका लक्षण और किस तत्व की कमी से यह रोग हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक निम्नलिखित में से कौन संस्था जारी करता है या करती है? कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि लागत व मूल्य आयोग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका उत्तर है 16 का बी, नीति आयोग। 16 का बी, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग ने सुधार के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, इसको ध्यान में रखिए। कृषि बाजार में सुधार, भूमि पट्टे में आवश्यक सुधार, निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार। अगला,
भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, निजी भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF में रिजर्व ट्रेंच। जल्दी से बताइए। तो देखिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, ठीक है, स्वर्ण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो रिजर्व है वो, ये निजी भुगतान इसमें शामिल नहीं होता। तो 17 का सी हमारा उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस संधि से ये हुआ था, जल्दी बताइए। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन 1999 में हुआ था और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इनमें से कौन सा से कथन सही है? केवल एक है, 1 2 3 है, केवल 2 व 3 है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 1 2 व 3 यानी तीनों कथन सही हैं, ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के, बढ़िया रोचक प्रश्न है। जिह्वा के विभिन्न भाग 4 विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति अलग अलग संवेदनशील होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिह्वा के किनारों पर स्थित स्वाद कलिकाएं खट्टेपन, जिह्वा के आधार पर स्थित स्वाद कलिकाएं कड़वेपन, जिह्वा के शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठापन, जिह्वा के पार्श्व तथा शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं नमकीन। निम्न में से कौन सा से युग्म सही है? तो इसका उत्तर है 19 का डी, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। आइए व्याख्या देखें। तो जिह्वा को स्वाद ज्ञानेंद्रिय के रूप में भी जाना जाता है कि ये स्वाद ज्ञानेंद्रिय है, स्वाद का सेंसर है, टेस्ट का सेंसर है। जिह्वा के श्लेष्मिक कला स्वास्थ्य में अर्ध तथा गुलाबी होती है, जिस पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। प्रत्येक स्वाद कलिका लगभग 50 स्वादग्राही कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जो किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के प्रति संवेदनशील होती हैं। जिह्वा के विभिन्न भाग जिन विशेष प्रकार के स्वादों के प्रति संवेदनशील होते हैं, उस संदर्भ में प्रश्न में दिए गए सभी युग्म क्या हैं? सुमेलित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण रेखित पेशियों से संबंधित है? ऐच्छिक पेशियां हैं, प्रत्येक पेशी तंतु में एक केंद्रक पाया जाता है, हृदय में पाई जाती है, थकान महसूस करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 और 4 और डी केवल 1 और 4। तो 20 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा डी, केवल 1 और 4, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए। अगला, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है? अपवर्तन रिफ्रैक्शन, विवर्तन डिफ्रैक्शन और परावर्तन रिफ्लेक्शन, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2, डी सभी। तो निश्चित रूप से केवल 3 इसका उत्तर है, तो 21 का हमारा उत्तर है बी, ठीक है। तो दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए प्रकाश के परावर्तन की परिघटना आवश्यक होती है, अपवर्तन तथा विपवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अपर रूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कार्बन के हैं। आइए, तो ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलेरीन तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आगे, उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी स्पेशल आ गया।
उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा 15 अगस्त 1950 को आगरा से कानपुर के लिए प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी अप्रैल 1853 में लखनऊ से इलाहाबाद तक चलाई गई। इनमें से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न ही दो। जल्दी से बताइए। तो 23 का उत्तर होगा डी, न तो एक न ही दो। आइए देखें। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा आजादी से पहले 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 बंबई से थाड़े के बीच ये रेल चली थी। अगला, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जाना जाता है। हाँ, कांच की वस्तुओं के लिए, हाथ की छपाई के लिए, लकड़ी पर नक्काशी के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, ABCD। तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए, 24 का B। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग केंद्र लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये परमानेंट आपका रेफरेंस होगा। अगला, प्रसिद्ध भारत माता का चित्र किस प्रख्यात चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो जो चित्र इस समय आप देखते हैं वो चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो इसका उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर B। और भारत माता का चित्र स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बनाया था और भारत माता को इस प्रसिद्ध चित्र में एक तपस्विनी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है पासवर्ड, लॉगिन, फिंगर, आर्ची। तो पासवर्ड लॉगिन तो नहीं होगा, फिंगर आर्ची में से होगा और ये फिंगर है। तो 26 का उत्तर है C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है खेल और सूची 2 में है खेल परिसर। तो कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो इसमें सबसे आसान तो होगा कि टेनिस कोर्ट में खेला जाता है, यानी A का 2। तो A का 2 केवल और केवल जो है A में है, तो B में नहीं, C नहीं, D नहीं। ठीक है, तो केवल और केवल A में है। और उसी के बाद थोड़ा सा आसानी में बात करें तो मुक्केबाजी तो रिंग में होती है। ठीक है, और घुड़सवारी कहाँ होती है और बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, इस पे जो है अगर प्रश्न बनता तो ये कठिन हो जाता। तो A का 2 यानी टेनिस कोर्ट में खेली जाती है, B का 4 यानी बेसबॉल डायमंड और C का 3 यानी मुक्केबाजी जो है रिंग में होती है और D का 1 यानी घुड़सवारी एरिना में होती है। ठीक है, तो A इसका उत्तर है। और कुछ खेल परिसरों के नाम इस प्रकार है: टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, जूडो मैट, क्रिकेट पिच, बेसबॉल डायमंड, टेबल टेनिस बोर्ड, रग्बी पिच, मुक्केबाजी रिंग, पोलो फील्ड, साइकिलिंग वेलोड्रोम, निशानेबाजी रेंज, बैडमिंटन कोर्ट, आइस हॉकी रिंग, घुड़सवारी एरिना, कबड्डी कोर्ट, खो खो कोर्ट। अतः सही सुमेलन विकल्प A है। अगला प्रश्न 28, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के कई तरीके निकाले। इसमें से एक तरीका कॉलर ट्यून भी है। किसी को भी फोन करते समय सुनी जाने वाली खास तरह की कॉलर ट्यून। कोरोना वायरस से आज पूरा देश लड़ रहा है। कोविड-19 के अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है को किस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने आवाज दी है? अमित त्रिवेदी, चैतन्या अदीब, दीपा वेंकट, जसलीन भल्ला, ABCD। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है जसलीन
भल्ला। 28 का उत्तर है डी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दावलियों पर विचार कीजिए। ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। मेग्जिट ब्रिटेन के राजकुमार हैरी तथा उनकी पत्नी मेगान मार्कले का शाही परिवार से अलग होना। और रेक्जिट रघुराम राजन का गवर्नर पद से हटना। इनमें से कौन सा से सही है ये बताना है। बड़ा रोचक प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको भी रोचक लगा, कमेंट करके बताइए। तो देखिए, ब्रेग्जिट तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना है, ये सही है। ठीक है। इसके बाद मैग्जिट ब्रिटेन के जो राजकुमार हैं हैरी और उनकी पत्नी, इन लोगों ने शाही परिवार से अलग होने और मतलब वो पूरी व्यवस्था वगैरह को अपनाने से मना किया है, तो इसको ब्रिटेन में मैग्जिट कहा गया। मैग्जिट। ठीक है। और रेग्जिट कहा गया रघुराम राजन के गवर्नर पद से हटने की प्रक्रिया को। तो 29 का उत्तर है डी। 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बात मैंने बताई। अगला, जनवरी 2020 में आई द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी विश्व के सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? बीजापुर छत्तीसगढ़, मलप्पुरम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना। इसका उत्तर है मलप्पुरम केरल। ठीक है। अन्य सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के 2 अन्य शहर कोझिकोड चौथे तथा कोल्लम 11वें स्थान पे है। तो इस प्रकार से कुल 30 प्रश्नों को हमने देखा। आपके कितने सही हुए, कितना नंबर आपने प्राप्त किया, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।